अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सबका आज के इस क्लास में स्वागत है, वेलकम है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अलग करना चाहते हैं तो अपने आप को क्या करना है, इस अशार का मतलब है कि मिटाना पड़ेगा। मिटाना क्या मतलब है, अपने आप को ख़त्म कर लो, ये मकसद नहीं है। मिटाने का मकसद ये है कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, दुनिया तुम्हें पढ़ाकू के तौर पर पागल कहने लगे, तब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग आएगा। तो चलो बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, कल किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? मिट्टी का तेल पढ़े थे, ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, जिन्होंने आपकी किताब में बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो लिखे, जो मज़मून जिन्होंने लिखा है। तो फिर हम सैयद सुलेमान नदवी को देखते हैं। सुबह बिहार के एक मरदुम खेज़ बस्ती दिसना, जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़े है। यानी सुबह बिहार के गांव में, जिस गांव का नाम क्या था? दिसना। ये सवाल याद रखिएगा बच्चों, दिसना। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आता है कि सैयद सुलेमान नदवी जिस गांव में पैदा हुए उस गांव का नाम क्या था? तो मरदुम खेज़ बस्ती दिसना नाम था इसका। क्या था? दिसना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फटाक से राइट लगाइएगा। उसके बाद कौन सा जिला? नालंदा जिला में वाक़े है। ये कौन से जिले में वाक़े है? नालंदा। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए आपके। नालंदा जिला में वाक़े है। और डेट क्या है? सैयद सुलेमान नदवी किस डेट को पैदा हुए? तो 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लाइन में, आपके 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन सवालात हम लेकर के आते हैं, जिसके जवाबात आपको आसानी से एक लाइन में 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आपका। एक मरदुम खेज बस्ती में ये कभी राज्य भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? राज्य। कौन से राज्य में पैदा हुए सैयद सुलेमान नदवी? तो बिहार में। क्या बोलेंगे? बिहार। तो एक लाइन में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकल के आ गया। तो सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए बिहार में, मरदुम खेज बस्ती दिसना में, जिला नालंदा हुआ, और जो है 22 नवंबर 1884 को पैदा हुए। तो एक लाइन में। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर जो है इस तरह की लिख करके जो पढ़ाते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता। बच्चों, समझाने के लिए हम हैं ना आपको। जो नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिएगा। तो हो गया। चलिए आगे की लाइन में। तो सुबह बिहार में, मरदुम खेज बस्ती, नालंदा जिला, 22 नवंबर 1884 को आप पैदा हुए। कौन? सैयद सुलेमान नदवी। चलिए आगे देखते हैं। वालिद का क्या नाम था? ये सवाल आपको पूछ लेगा। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो क्या बोलेंगे? वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन था। वालिद का क्या नाम था? हकीम सैयद अबुल हसन। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। क्या आप सब्जेक्टिव के, ये मैं ऐसा लिख के ला रहा हूँ आपके लिए नोट के तौर पर, जिसमें आपका सब्जेक्टिव भी आसानी से हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी हो जाए। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दोनों क्वेश्चन से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम जो वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, अगर आप इसको डेली रिवाइजिंग किए और एक कॉपी पर भी नोट करते रहे तो 90+ नंबर आपका आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन शर्त ये है कि मैं जिस तरह से आपको कह रहा हूं कि मैं जो लिखा रहा हूं लाइन बाय लाइन आप लिखिए, उसको रिवाइजिंग कीजिए, पढ़ते रहिए, फिर आपका 90 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। आपने आला तालीम दारुल उलूम नदवतुल उलमा से हासिल की। नदवतुल उलमा, दारुल उलूम आपने कहाँ से आला तालीम हासिल की? दारुल उलूम नदवतुल उलमा। आपके बारे में आता है सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कि आपने जो है इब्तदाई तालीम बिहार के फुलवारी शरीफ मदरसा में हासिल की। उसी तरह उससे आगे की तालीम आपने दरभंगा में हासिल की, और उससे आगे की तालीम के लिए आप कहाँ चले गए? नदवतुल उलमा चले गए। ये नदवतुल उलमा कहाँ है? ये नदवा जो एक मतलब बहुत बड़ा इदारा है, वो कहाँ है? आपको लखनऊ में है।
है, बड़े बड़े आलिम दीन यहाँ से फारिग होकर के निकले हैं। तो वहीं से आपने आला तालीम हासिल की, नदवा से। कौन? सैयद सुलेमान नदवी। इसलिए इसको नदवी कहा जाता है, सैयद सुलेमान नदवी इसलिए कहा जाता है कि आप इस इदारे नदवतुल उलमा से जो फारिग होने की वजह से। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों, हम आगे देखते हैं। वहीं आपको शिबली नोमानी जैसी शख्सियत से इस्तेफादा करने का मौका मिला। शिबली नोमानी जैसे, ये अल्लामा शिबली के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। ये अल्लामा शिबली नोमानी ये बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है और जिसने बहुत सारी किताबें लिखी, और उन्हीं की एक किताब थी सीरतुन नबी, जो एक जिल्द है, सैयद सुलेमान नदवी ये शिबली नोमानी ने लिखी थी। और उसके बाद आप इस दुनिया से दारे फ़ानी से कूच कर गए, यानी इस दुनिया से गुजर गए, तो उनकी तब बाकी जिल्दों को सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी। तो यही आपको इससे मिलने का मौका मिला, अल्लामा शिबली से। ये बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगी ये सारी बातें। शिबली नोमानी जैसी शख्सियत से इस्तेफादा करने का मौका मिला, यानी आपने उससे जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेफादा हासिल किया, फ़ायदा हासिल किया। किससे? शिबली नोमानी से। 1902 ईस्वी में आपका पहला मजमून पटना की रिसाला अलपंच में खातूनों की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। खातूनों की तालीम के उन्वान से, उन्वान क्या था? खातूनों की तालीम। कौन से रिसाला में? अलपंच में। कहाँ छपता था वो? पटना में। तो ये चीज़ें कि सैयद सुलेमान नदवी 1902 ईस्वी में अपना पहला मजमून लिखा। बताया था इससे पहले मजमून किसे कहते हैं। तो मजमून, अपना पहला मजमून किसने लिखा? सैयद सुलेमान नदवी ने। किस रिसाले में लिखा? रिसाला जानते होंगे, रिसाला किसको कहते हैं? मैगज़ीन को, मैगज़ीन को, पत्रिका को, उसी को रिसाला कहते हैं। इसी रिसाले में इन्होंने अपना पहला मजमून लिखा। उस रिसाले का क्या नाम था? अलपंच रिसाला था। तो उस रिसाले में उन्होंने कौन से उन्वान से लिखा था? टॉपिक क्या था जो उन्होंने मजमून अपना उस रिसाले में डाला? तो खातूनों की तालीम। कौन सा टॉपिक था? खातूनों की तालीम। कौन सा रिसाला था? अलपंच है। कौन से ईस्वी में लिखा? 1902 ईस्वी में। तो देखिए ये 4-5, इस लाइन में भी आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सवाल इस तरह दे सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी ने अपना पहला मजमून कौन से ईस्वी में लिखा? क्या बोलोगे बच्चों? 1902 ईस्वी में लिखा। और सवाल इस तरह भी पूछेगा कि किस मजमून यानी कौन से पत्रिका में, कौन से रिसाला में लिखा? तो क्या बोलेंगे? अलपंच में लिखा। हो गए 2 क्वेश्चन। फिर बोलेगा कि जो पहला मजमून आपने लिखा उनका जो है उनका टॉपिक क्या था, वो कौन से उन्वान से लिखा? तो क्या बोलेंगे? खातूनों की तालीम। हो गई इतनी चीज़ें क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 1906 ईस्वी में रिसाला नदवा की इदारत भी आप करने लगे। 1906 ईस्वी में रिसाला अन्नदवा, यानी आप कहाँ पढ़ते थे? नदवतुल उलमा में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? नदवतुल। वहाँ से एक रिसाला निकलता था, एक मैगज़ीन, एक पत्रिका निकलता था, उसका नाम था अन्नदवा। तो उसमें जो है आप क्या इदारत करने लगे, यानी उसके अंदर जो है आप अपने मज़ामीन देने लगे और जिनके मज़ामीन थे उसको चेक करके उसको सही से पढ़ करके उसमें छपवाने लगे। चलिए 1906 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। 1913 में अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। अखबार अल हिलाल, ये अखबार अल हिलाल ये इसको किसने इसको शाये किया था? इनके जो है किनका ये है अखबार अल हिलाल? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। यहाँ लिख दिया हूँ बच्चों, मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद का ये अखबार अल हिलाल है, जो जिसमें वाबस्ता हुए थे कौन? सैयद सुलेमान नदवी। चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। पूना कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। पूना कॉलेज में कौन? सैयद सुलेमान नदवी पूना कॉलेज में दरसो तदरीस के अंजाम देने लगे। उर्दू ज़बान से व अदब से मुतालिक आपने बहुत सारी किताबें लिखी, ख़ास तौर पर नुक़ूस सुलेमानी। सवाल आता है नुक़ूस सुलेमानी। चलिए अब हम बताएंगे आपके किताबों के बारे में, यानी उर्दू ज़बान व अदब से मुतालिक आपने बहुत सारी किताबें लिखी। कौन कौन सी किताबें लिखी? नुक़ूस सुलेमानी। देखिएगा कौन कौन सी किताबें? नुक़ूस सुलेमानी। सवाल आएगा नुक़ूस सुलेमानी ये किसकी किताब है? तो क्या बोलेंगे बच्चों? नुक़ूस सुलेमानी जो है सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। चलिए हमारी ज़बान का नाम, ये भी
सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। नुकूश सुलेमानी, उस नाम से पता चल जाएगा, सुलेमान है तो वहाँ से सुलेमानी है, तो नाम से पता चल जाएगा नुकूश सुलेमानी सैयद सुलेमान नदवी। लेकिन हमारी ज़बान का नाम, इस पर कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए याद रखिएगा हमारी ज़बान का नाम यानी हमारी उर्दू ज़बान के बारे में जो है इस किताब के अंदर लिखी गई बातें हैं। तो ये किन की लिखी हुई है? सैयद सुलेमान नदवी की। मज़ामीन सुलेमानी, सुलेमानी लगा हुआ समझ जाएंगे। मकालात सुलेमानी, सुलेमानी के नाम से, सुलेमान के नाम से, सैयद सुलेमान नदवी के नाम से समझ जाएंगे। चलो, शिबली नेवानी की हयात व खिदमात पर सैयद सुलेमान नदवी ने किताब लिखी। कौन सी किताब? हयात शिबली। हयात शिबली ये कौन है? सवाने हयात है, यानी अपने उस्ताद मोहतरम सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद मोहतरम, जिसको कह लो हयात शिबली, उन्होंने उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा। हयात शिबली ये बहुत मशहूर किताब है इनकी, जिनको कामूसी अहमियत हासिल है। किसकी? सैयद सुलेमान नदवी की। सैयद सुलेमान नदवी की ये बहुत ही अहम किताब है। कौन सी? हयात शिबली। बार बार सवाल में आता है हयात शिबली किसने लिखी, तो हम नहीं कहेंगे कि अल्लामा शिबली ने लिखी, क्या बोलेंगे? सैयद सुलेमान नदवी ने। हयात शिबली में किसके बारे में लिखा गया, तो हम क्या बोलेंगे? अल्लामा शिबली के बारे में लिखा। किसने लिखा? तो सैयद सुलेमान नदवी ने। ये किताबों के नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। अरबो हिंद के ताल्लुकात, ये किन की किताब है? अरबो हिंद के ताल्लुकात किनकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी की। अरबों की जहाज़रानी किनकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी की। सीरत आयशा किनकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी की। हय्याम ये किनकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी की। और रहमत आलम किनकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी की। ये मशहूर किताब उनके हैं। आप बोलिएगा इसको याद कैसे करेंगे? इतनी सारी किताबें हैं, कैसे जहन में बैठेगी? तो जहन में बैठाने का तरीका यही है कि मैं बताता हूँ बार बार कि बच्चों क्लास में भी कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, और जो है लेक्चर सुनते वक्त भी आप एक कॉपी और पेन आपके पास रहे, ताकि जो किताबों के नाम है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, वो आप उसको कॉपी में लिख लीजिए, और जो है लेक्चर सुनते वक्त उसको लिखते रहिए, और लेक्चर सुनने के बाद उसको एक बार, दो बार, चार बार रिवाइजिंग कीजिए। सारी चीज़ें आपको जहन में बैठ जाएगी। अगर आपको पढ़ने के बाद भी जहन में नहीं बैठ रहा है, तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो है अगर आप अपने आप को बदल रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहें, अल्लाह आपकी मदद करेगा एग्ज़ाम हाल में इंशाल्लाह। तो उनकी मशहूर किताब 23 नवंबर 1953 को कराची में इंतकाल हो गया। 23 नवंबर 1953 को किनका? सैयद सुलेमान नदवी का। 23 नवंबर 1953 को। पैदा कब हुए थे? 22 नवंबर को। देखो इससे मिला लेंगे, 22 को पैदा हुए, 23 को इंतकाल हुआ, लेकिन डेट वगैरह 1884 को पैदा हुए, 1953 को इंतकाल हुआ। 1884 को 22 नवंबर को पैदा हुए, 23 को इंतकाल हुआ, 1884 को पैदा हुए और 1953 को इंतकाल हुआ। इससे रिलेटेड करके चीज़ों को हम याद करेंगे तो चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। तो समझ गए बच्चों, इतनी बातें हम पढ़ेंगे आगे। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। सवाल ये आ जाएगा आपके कहकशां बुक में, यानी आपके निसाब में शामिल बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसको किसने लिखा? तो हम क्या बोलेंगे? सैयद सुलेमान नदवी ने। उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, जो मुख्तसर चीज़ें हैं हम आपको लिखा देते हैं। वो हम रमज़ान में जो इफ्तारी करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रमज़ान में इफ्तारी वो किस लफ्ज़ से निकला है? तो वो अरबी के फतूर से निकला है। अरबी लफ्ज़ में एक फतूर है जिसके माना आता है तोड़ने के, उसी से रमज़ान में जो इफ्तारी निकला है उसी फतूर से निकला है। अब तोड़ना क्या है? यानी हम जो दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को आकर के उस भूखेपन को क्या करते हैं? खा करके तोड़ देते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इफ्तारी कहते हैं। उसी तरह निहार उसी से है। निहार का मतलब होता है खाली मुंह, खाली पेट। क्या कहता है? खाली पेट को क्या कहते हैं? निहार। उसी से बोलते हैं हम लोग निहारी। क्या बोलते हैं? निहारी। निहारी दिल्ली में एक खाने का भी नाम है, और उसी तरह आमतौर पर देहाती भाषा में निहारी भी बोला जाता है, निहारी खाए कि नहीं। तो यही है कि निहारी के बाद जो है भूखे पेट के बाद जो खाना खाते हैं ये, लेकिन फ़ारसी लफ्ज़ है। ये निहार कौन से लफ्ज़ है? फ़ारसी लफ्ज़ है, ठीक है। उसी से है आहार। आहार किसको कहते हैं? निहार से ही क्या है? आहार। आहार किसको कहते हैं? गज़ा को कहते हैं। इसलिए ये दिल्ली की फेमस गज़ा है ये, कलिया और कौरमा।
कलिया और कुरमा, ये अरबी लफ्ज़ है। कलिया और कुरमा कौन सा लफ्ज़ है? अरबी लफ्ज़ है। कली के माना है भुनने के हैं, कली के माना क्या है? भुनने के हैं। उसी तरह ये सुर्खी, ये सुर्खी हम लोग जो है सुर्खी डालते हैं, ख़तों में हो, मजमून में हो। ये सुर्खी यानी सुर्खी इसका नाम क्यों पड़ा? पहले के ज़माने में जो क्या होता था, जब पेन से लिखा जाता था, सुर्खी जब डालते थे, उन्वान जो डालते थे रेड कलर से डालते थे। किस कलर से? रेड कलर से सुर्खी डाला जाता था, उन्वान डाला जाता था, इसलिए उसको क्या कहते थे? सुर्खी कहने लगे। सुर्ख का मतलब आप लोग जाने होंगे क्या? सुर्ख का मतलब होता है लाल। वही रेड कलर से सुर्खी लिखते लिखते उसका नाम पड़ गया लाल कलर से लिखते लिखते, सुर्ख कलर से लिखते लिखते उसका नाम पड़ गया सुर्खी। तो सुर्ख का मतलब, अब उसको हम सुर्खी किससे लिखते हैं? सुर्खी लिखा गया जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 लिखा कल इससे है, इसको भी हम सुर्खी कहेंगे। क्या कहेंगे? सुर्खी कहेंगे। तो समझ गए ना, सुर्खी का अक्सर माना लाल है। पहले के ज़माने में हम जो है उन्वान लाल पेन से डाला करते थे, इसलिए उसका नाम जो है सुर्खी से सुर्खी पड़ गया। यानी उसी तरह अहदी, अहदी का मतलब अरबी में आता है, ये अरबी लफ्ज़ है। कितना बड़ा अहदी है? ये क्या है? कितना बड़ा अहदी है? क्या कहते हैं? कितना बड़ा अहदी है? अहदी का मतलब आता है सुस्त। अहदी का मतलब अकेले क्या आता अरबी में। और जो है ये पहले अहदी किसको कहते थे? जो दरबान होता था, गेट पर खड़ा होता था, तन्हा खड़ा रहता था, इसलिए उसको अहदी कहा जाता था। उस अहद का मतलब अकेला, उसको सुस्ती के माने में भी ले लिया गया। तो ये बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक में यही लफ्ज़ ला करके सैयद सुलेमान नदवी ने हमें समझाने की कोशिश की है कि कुछ लफ्ज़ के मीनिंग कुछ और हैं, लेकिन आज हम उसको किसी और माने में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे इफ्तारी है, इसका मीनिंग कुछ और है। उसी तरह निहार मीनिंग कुछ और है। कलिया कुरमा मीनिंग कुछ और है। उसी तरह सुर्खी मीनिंग कुछ और है, आदि मीनिंग कुछ और है, लेकिन आज हम इस्तेमाल किसी और माने में कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। तो हम बार बार आपसे कहना चाहिए कि ग्रामर के कुछ क्वेश्चन लेकर आए, उसको देख लेंगे। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो है व्यूज़ इतने बच्चे कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो उसका फल जो है हमें लाइक के तौर पर आप दे देते तो आपका जो है भला हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो से खूब फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना ना भूलें। इल्म जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इल्म के मामले में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चलिए, ग्रामर के आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वाहिद और जमा। कल मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे कि जो है कमेंट बॉक्स में बोला था कि जो तज़ाद है, मुतज़ाद है, ज़िद है, उसका कुछ छोड़ दिया था, उसका जो है जवाब मैं कमेंट बॉक्स में डालने बोला था, किसी का जवाब नहीं आया। अच्छा, आज क्या है? मखलूक। वाहिद क्या है? मखलूक। इसकी जमा क्या हो जाएगी? मखलूकात। याद रख लेना, मखलूक क्या है? वाहिद है। जमा क्या हो जाएगी? मखलूकात। उसी तरह सबक क्या है? ये वाहिद है। जमा क्या हो जाएगी? इसके असबाब। उसी तरह मुल्क क्या है? वाहिद है। जमा क्या हो जाएगी? ममालिक। तकलीफ़ क्या है? वाहिद है। इसकी जमा क्या हो जाएगी? तकालीफ। देखिए, मखलूक की जमा मखलूकात, सबक की जमा असबाब, मुल्क की जमा ममालिक, तकलीफ़ की जमा तकालीफ। इतनी चीज़ें हो गई। उसी तरह इसकी जमा आपको बना करके लाना है। अमल की जमा क्या होगी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ताल्लुक़ की जमा क्या होगी? ये चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्लास में आपके लिए इसी तरह डेली लेकर के आता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना आए। तो ये सारी चीज़ें जब सारे चैप्टर से हो जाएंगे तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाज़ाब्ता एक सेशन लेकर के आऊँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। आज की क्लास के लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।